नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज टीवी इंडिया पर और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में ईरान इजरायल युद्ध को लेकर संबोधन दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में कहा है कि भारत ने संवाद का रास्ता सुझाया है, हम सभी संबंधित पक्षों के संपर्क में हैं। पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि अगर ये जंग जारी रही तो इसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत हर सेक्टर में ये प्रयास कर रहा है कि किसी भी सेक्टर में दूसरे देशों पर बहुत अधिक निर्भरता ना हो। पीएम ने शिप बिल्डिंग से लेकर के रेयर अर्थ मिनरल्स तक आत्मनिर्भरता के प्रयास गिनाए और ये कहा कि इस संकट ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसे रिकवर करने में भी दुनिया को काफी समय लगेगा। सरकार पल पल बदलते हुए हालात पर नजर रखे हुए है कि साझा प्रयासों से हम परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाएंगे। आदरणीय सभापति जी, सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि आने वाले बुआई के सीजन में किसानों को पर्याप्त खाद मिलती रहे। सरकार ने खाद की पर्याप्त सप्लाई के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। सरकार का निरंतर प्रयास है कि किसानों पर किसी भी संकट का बोझ न पड़े। मैं देश के किसानों को फिर आश्वस्त करूंगा कि सरकार हर चुनौती के समाधान के लिए उनके साथ खड़ी है। मुझे पूरा भरोसा। तो ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइल हमला किया है, जिससे शहर में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद सड़कों पर धुआं और मलबा फैल गया और लोग डर कर घरों में छिपे हुए हैं। कई लोग घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज उनका लगातार जारी है। बचाव दल और सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंच चुका है। उन्होंने आग बुझाई है और फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला है। इजराइल की सेना ने यह कहा कि मिसाइल का कुछ हद तक रोक लिया गया था, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो है वो शहर में गिर गया। इसके बाद पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। तो आपको बता दें, पश्चिम की अगर बात करें मिडिल ईस्ट की, तो हालात बहुत ज्यादा गंभीर हैं। तेल अवीव पर ईरान का यह मिसाइल हमला हुआ है। लगातार आपको बता दें 20 से ज्यादा दिन ऐसे हो चुके हैं जब यह युद्ध चल रहा है। ईरान और इजराइल की तरफ से तमाम मिसाइलें, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, चाहे वो लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स, लगातार ही हमले किए जा रहे हैं। हमले का मुख्य कारण शुरुआती में परमाणु था, लेकिन बावजूद उसके अब अगर हालत देखें तो बिल्कुल विकराल रूप अब यह युद्ध ले चुका है, जिसके चलते तमाम देशों पर भी अब दुनिया भर के कई ऐसे देश हैं जो इस युद्ध के चलते कई संसाधनों से कमी महसूस कर रहे हैं। तेल अवीव पर ईरान का यह मिसाइल हमला है, जिसके बाद तेल अवीव में तमाम जगहों पर मलबा बिखरा हुआ नजर आया। लोग घबरा गए हैं, लोग अपने घरों में जाकर छुप चुके हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो आगे बढ़ेंगे। ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव के बावजूद 3 महत्वपूर्ण जहाज भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। यूएई से 2 जहाज एमवी जग वसंत और एमवी पाइन गैस करीब 92,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर ये आ रहे हैं। इससे देश के लगभग 65 लाख घरेलू सिलेंडर भरे जा सकते हैं। रात की बात अब ऐसे में यह है कि इन जहाजों ने दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार कर लिया है। इन जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना पूरी तरह से मुस्तैद है। कोलकाता क्लास के विध्वंसक युद्धपोत ओमान और अदन की खाड़ी में तैनात किए गए हैं। नौसेना प्रमुख ने खुद अपनी विदेश यात्रा रद्द करके स्थिति पर नजर बनाई हुई है। कच्चा तेल लेकर आ रहा टैंकर एमटी कलिस्टा भी जल्द भारत पहुंचेगा। मुश्किल हालातों में भारतीय नाविकों और नौसेना का ये तालमेल देश की रसोई और रफ्तार को थमने नहीं देगा। यानी कि 3 जहाज और भारत वापस आ रहे हैं, जो कि भारत में जो एलपीजी की किल्लत चल रही है उसकी आपूर्ति पर काम करेगा। बताया जा रहा है लगभग, अगर इन आंकड़ों पर नजर डालें तो ये 65 लाख घरों में सिलेंडर की आपूर्ति करेगा।
दिल्ली में बजट पेश होने से कुछ ही घंटे पहले एक बड़ी आतंकी धमकी ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा कर रख दिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बजट भाषण से पहले दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने के 2 धमकी भरे ईमेल मिले हैं। पहला ईमेल सुबह 7:28 पर आया, जबकि दूसरा ईमेल विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को भेजा गया। सूत्रों के अनुसार इन ईमेल्स के पीछे एक खालिस्तानी समर्थकों का हाथ बताया जा रहा है, जिसमें उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई हाई प्रोफाइल नेताओं का जिक्र किया गया। धमकी मिलते ही पूरी विधानसभा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एंटी सबोटाज टीमें और पुलिस बल चप्पे चप्पे की जांच कर रहे हैं। हालांकि अधिकारियों ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है और जांच जारी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज यानी कि मंगलवार से 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर हैं। उनका मुख्य लक्ष्य राज्य की 5 संगठनात्मक इकाइयों के साथ सीधी बैठक करना और जमीनी रिपोर्ट परखना है। नितिन नवीन आज कोलकाता पहुंचकर प्रदेश कोर कमेटी के साथ चुनावी रणनीति को धार देंगे। उनके इस दौरे के ठीक बाद 26 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिर से बंगाल आने की संभावना है। खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसनसोल और नदिया में विशाल जनसभाएं और रोड शो कर सकते हैं। इससे पहले 14 मार्च को ब्रिगेड मैदान की मेगा रैली से हुंकार भरने के बाद भाजपा सांगठनिक स्तर पर कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। बंगाल की सत्ता तक पहुंचने के लिए परिवर्तन का यह मिशन अब निर्णायक मोड़ पर है। गुजरात विधानसभा में आज समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी से जुड़ा विधेयक पेश किया जाएगा। राज्य के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी विधानसभा में यूसीसी बिल पेश करेंगे। यूसीसी बिल को लेकर राजनीतिक हलकों में अब तेज हलचल जो है बढ़ चुकी है। बताया जा रहा है कि बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हो सकती है। सरकार का यह कहना है कि यूसीसी लागू होने से सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मामलों में समान कानून लागू होंगे। इससे समानता को बढ़ावा मिलेगा। वहीं विपक्ष इस बिल के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठा सकता है। ऐसे में आज का विधानसभा सत्र काफी अहम माना जा रहा है। आज का दिन गुजरात के इतिहास में सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। आज गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल राज्य की सभी बेटियों, माताओं एवं बहनों के हित में गुजरात विधानसभा में यूसीसी बिल को पेश करने जा रहे हैं। यूसीसी बिल अपने आप में ये माता, बहन एवं बेटियों की सुरक्षा के लिए, उनके हित के लिए और उनके हक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल आने वाले दिनों में साबित होने जा रहा है। खास तौर पे हमें 1947 में आजादी मिल गई, लेकिन देश भर में धर्म एवं जाति के आधार पे ये सब बेटी एवं बहनों के हक के नियम चालू